हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आधार सेंटर कैसे खोलते हैं, उसका एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये आज हमारा पार्ट 2 है। पहला पार्ट हम करा चुके हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये पार्ट 2 में कम से कम 17 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। इस तरह से आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्टर्ड बनाने के लिए योग्य है? तो आंसर है वह भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार। फिर नीचे आते हैं, इनमें से रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो आधार नामांकन अपडेट के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाता है। केवल रजिस्ट्रार अपने तक ही सीमित रहता है, इसको किसी दूसरे को नहीं दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधार नामांकन अपडेट के लिए में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रार को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। तो आंसर है आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम। फिर अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एजेंसियों के आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है और योग्य एजेंसियों को नामांकन एजेंसियों ईए के रूप में सूचीबद्ध करता है? तो आंसर है रजिस्ट्रार और यूआईडीएआई। दोस्तों, थोड़ा मिसप्रिंट है टाइप करने में, यहाँ पे रजिस्ट्रार होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या है? तो इसका मूल जिम्मेदारी होता है, फर्स्ट है आधार अधिनियम 2016 और आधार भी नियम का पालन। दिया है कि आधार अधिनियम 2016 और आधार भी नियम का पालन। दूसरा है इनरोलिंग एजेंसी को किराए पर लें, संलग्न करें और इसके कामकाज को मॉनिटर करें। फिर तीसरा है सुनिश्चित करें कि क्या नामांकन और अद्यतन संचालन करने के लिए उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त कोई नामांकन एजेंसी और या व्यक्ति प्रमाणित है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में हम चलते हैं, कौन सा व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित में से बीच एक नामांकन एजेंसी बनाने के लिए पात्र है? तो इसमें है कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार यूआईडीएआई द्वारा विनिर्दिष्ट आरएफआई में नामांकन एजेंसी के लिए उल्लिखित शर्त पूरा करने वाला। इस तरह से हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। निम्नलिखित मानदंडों में से व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए योग्य होने के लिए अर्हता प्राप्त करना चाहिए। आधार एजेंसी खोलने के लिए कौन कौन सी आवश्यकता
कौन कौन सा चीज़ आवश्यकता होता है उसके बारे में। उम्र 18 वर्ष और उससे अधिक ऊपर होनी चाहिए। दूसरा है 10+2 पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। आधार नंबर होना चाहिए। एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त किया होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। पर्यवेक्षक के रूप में उसकी भूमिका शुरू करने से पहले निम्न में से एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए। तो आंसर है स्थानीय भाषा कीबोर्ड और साथ में लिप्यांतरण सहज होना चाहिए। लिप्यांतरण मतलब लोकल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्न में से कौन सा नामांकन केंद्र में परीक्षण आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। तो है ऑपरेटर पर्यवेक्षक। इसके लिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। पर्यवेक्षक को नामांकन एजेंसी के पास आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना बोर्डिंग फॉर्म जमा कराना होगा, जो बाद में इस फॉर्म को सत्यापन के लिए संबंधित को प्रस्तुत करता है। तो प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर पर्यवेक्षक ऑनबोर्डिंग और के दौरान नामांकित उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य है। तो आंसर है ऑपरेटर सुपरवाइजर, जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक हो चुका है और नामांकन क्लाइंट में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। अब दिया है परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी को एकत्र करना चाहिए। दिया है परिचयकर्ता का हस्ताक्षर, परिचयकर्ता का अंगूठे का निशान, परिचयकर्ता का आधार संख्या। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। नामांकन केंद्र के प्रबंधन का हिस्सा होने के नाते निम्न में से एक पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए। आंसर है आधार क्लाइंट पर हर नामांकन पर साइन आउट करें। नए निवासियों जिन्होंने कभी नामांकन नहीं किया है या नामांकन सुनिश्चित करने के लिए आधार सुविधा खोजें का उपयोग करें। फिर दिया है सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आधार नामांकन अद्यतन के बाद ऑपरेटर अपनी बायोमेट्रिक पुष्टि प्रदान करता है। तो इसमें ऑल आप हो, इसमें इसका आंसर सभी हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। दिया है पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक ... में कम से कम एक बार समकालिक होते हैं। तो 10 दिन में इसका हो जाएगा पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक 10 दिन में कम से कम एक बार समकालिक हो। क्वेश्चन नंबर 15। पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप सिंक और डेटा भेजने के लिए सुनिश्चित करना। तो बाह्य हार्ड डिस्क पर दिन में 2 बार
नामांकन डेटा का बैकअप लें। हर 10 दिनों में कम से कम एक बार नामांकन स्टेशनों को सिंक करें। भेजे गए डाटा के लिए एक रजिस्टर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाई गई नामांकन पैकेट की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। ये गलत है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन में नामांकन डेटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। आंसर है, निवासी को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर केंद्र में आए। क्वेश्चन नंबर 18 है अब, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न क्रियाओं में से कौन सा एक पर्यवेक्षक को, यहाँ पे होगा दिन के अंत में करना चाहिए। निम्न क्रियाओं में से कौन सा एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में करना चाहिए। उसका या उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्यों की निगरानी और लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे करती है। तो आंसर है, नामांकन के संचालन और डेटा की गुणवत्ता में सुधार, क्षेत्रों की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक कौन है। नामांकन केंद्र पर नामांकन निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक कौन है। नामांकन केंद्र पर नामांकन निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक व्यक्ति का ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए निम्न में से कौन पात्रता मानदंड है। आंसर है, व्यक्ति को एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। दोस्तों, पार्ट 2 में 17 क्वेश्चन आता है, इसीलिए पार्ट 2 वेरी इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम देने जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 है, निवासी के आधार नामांकन या अद्यतन फॉर्म जांच करते समय ऑपरेटर पर्यवेक्षक को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। क्वेश्चन है, निवासी के आधार नामांकन या अद्यतन या अपडेट फॉर्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो आंसर है, सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक्स और आइरिस को कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद हो। गलत है, नहीं, निवासी की स्क्रीन बंद नहीं, खुला होना चाहिए आँख का आइरिस कैप्चर करते समय। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑपरेटर को निवासी से कहना चाहिए कि जो यहाँ पे डेटा है दर्ज किया जा रहा है उसे जांच ले और उसे बंद करने से पहले निवासी के साथ जनसांख्यिकी डेटा की समीक्षा करनी चाहिए। ये सच है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता के मामले में जो
CELC ऑपरेटर बनना चाहता है उसका न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए? 10वीं पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, निम्नलिखित में से किसके पास ऑपरेटरों का ऑनबोर्डिंग को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार है? तो है UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय को ऑपरेटरों का ऑनबोर्डिंग स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय को। एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है CELC टैबलेट। अब CELC का फुल फॉर्म होता है, C का होता है चिल्ड्रेन, होता है इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में एक CELC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? तो इसके लिए ऑपरेटर के बायोमेट्रिक्स ले। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सत्यापनकर्ता कौन है? जो निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता है वही सत्यापन करता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित के बीच कौन अच्छी तरह से सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए उपयुक्त है? तो इसके लिए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 31 है। 31 में निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा POA के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार है? तो इसमें दिया है बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो। दोस्तों, इस पूरे क्वेश्चन में बिजली का बिल एक ही बार आया है, तो आप जहाँ भी बिजली का बिल का ऑप्शन आए उसको ज़रूर टिक कर दीजिएगा। अब 32 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए? तो उसके लिए POR दस्तावेज सत्यापन करें। क्वेश्चन नंबर 33 है, जब परिवार के नामांकन करवा रहे हों तो परिवार के मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्य के साथ जाना चाहिए? बिल्कुल सच है कि किसी परिवार के मुखिया को सदस्य के साथ जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसमें सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकते हैं? तो आंसर है, यदि उसे पता चलता है कि नीतेश तिवारी में विश्लेषण बदले गए हैं, यदि प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी प्रस्तुत किया जाता है तो। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, दोस्तों इसमें कहीं पे मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग करते समय, तो क्षमा चाहते हैं, उसको सुधार लीजिएगा। इसको टाइपिंग करने में थोड़ा मेहनत लगा है। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, POI प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पहचान जिसको कहते हैं, इसके लिए निवासी का नाम ... युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता होती है। हाँ, फोटो की आवश्यकता होती है।
36 नंबर है, एक निवासी ने आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। POI पॉइंट ऑफ आइडेंटिटी में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है, जबकि POA में चंद्रशेखर है। तो आप इस तरह के मामले में क्या करेंगे? आवेदन को स्वीकार कर देंगे। दोनों में अलग अलग है, इसीलिए हम आवेदन को अस्वीकार कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज दो दस्तावेज प्रमाण में एक ही नाम में भिन्नता है तो आप इस मामले में क्या करेंगे? दिया है प्रूफ ऑफ एड्रेस दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करें। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्न में से क्या करना चाहिए? तो आंसर है, प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेट और प्रमाणित प्रशिक्षण सामग्री पढ़ें। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है, पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करे कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई अतिरिक्त पैसे के लिए ना कहे। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, उपक्रमों, बैंकों सहित कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में ... रैंक के नीचे नहीं को प्रमाणक रूप में तैनात किया जाए। तो इसमें ग्रुप सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित जानकारी में मदों में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाता है और कोई सत्यापन नहीं किया जाता? तो दिया है कि वयस्क के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी। क्वेश्चन नंबर 42 है, परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन अपडेट फॉर्म में परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापित करना अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल झूठ है। अब क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। में दिया है, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों का विवरण उल्लेख करना, संबंधों का उसमें उल्लेख नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। बिल्कुल झूठ है। उसमें 45 में आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म जाति नोट करना अनिवार्य है। झूठ है। बिना धर्म जाति के भी आधार कार्ड बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में परिवार के मुखिया के आधार नंबर को उसका या उसकी आधार पत्र की नियमित सत्यापन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सच है, नियमित सत्यापन किया जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है, आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसांख्यिकी जानकारी है तो नामांकन के लिए आवश्यक है। झूठ। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिचयकर्ता को
परिचय कर्ता हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परिचय कर्ता हो सकता है? तो पंजीयक के कर्मचारी एक परिचय कर्ता हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, नाम एक जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। बिल्कुल सच है। एक बार रिपीट कर देते हैं, नाम एक जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। सच है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में, लिंग एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। बिल्कुल सच है। लिंग नामांकन के दौरान जानकारी देना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑपरेटर का निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और उसे पंजीकरण के रूप में दर्ज करना चाहिए। झूठ है। बिना मोबाइल नंबर के भी आधार कार्ड बन जाता है, इसीलिए मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में जीपीएस निर्देशांक पर कैप्चर करना चाहिए। बिल्कुल सच है। क्वेश्चन नंबर 53 है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे को 5 साल से कम उम्र के बच्चे के अलावा नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों से निम्नलिखित में से कौन सी जनसांख्यिकी जानकारी एकत्र की जाएगी? तो उसमें नाम, जन्म, लिंग, जन्म तिथि और आवासीय पता इतना ज़रूरी है, तभी आपका आधार बन जाएगा। 54 है, एक निवासी बख्तियार राहुल शर्मा ने नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उसका नामांकन दर्ज करने के लिए सही रास्ता है? तो इसके लिए बख्तियार राहुल शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। दिया है क्वेश्चन, सुकुमार राजपाल, यह सुकुमार राजपाल ने आपसे आधार के लिए नामांकन करने के लिए संपर्क किया। आप पाते हैं कि उसके स्नातक प्रमाण पत्र में जो पीओआई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मैं सुकुमार राजपाल है, मेरा नाम सुकुमार राजपाल है, जबकि बिजली का बिल में पीओए के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मैं राजकुमार पाल। इस मामले में आधार पंजीकरण के रूप में कौन सा नाम दर्ज किया जाना चाहिए? तो इसमें दिया है आंसर, निवासी द्वारा घोषित। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से एक ऑपरेटर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि निम्न में से एक ऑपरेटर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपना दिन शुरू करने से पहले जीपीएस को कोऑर्डिनेट कैप्चर करें और दिया है सुनिश्चित करें कि स्टेशन लेआउट प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में है, प्राधिकरण पंजीयकों को निवासियों से जनसांख्यिकी जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने हेतु राशि जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से
जितना हो प्रभावित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। सुविधा शुल्क। आंसर है हमारा सुविधा शुल्क। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दिया है अपडेट क्लाइंट लाइट। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ... आयु और ... आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण को बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए, जो कि बच्चों के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। 5 साल और 12 साल आयु प्राप्त करने के बाद। एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार 2 साल आयु और 12 साल आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण को बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए, जो कि बच्चों के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 साल और 12 साल। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60, नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं, नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो आंसर है नामांकन या अद्यतन प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है, दस्तावेज और हस्ताक्षर स्लिप अपलोड किए जाते हैं, सभी दस्तावेज नामांकन के बाद निवासी को वापस करें। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक CELC ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है। एक CELC ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है। केवल नामांकन या अद्यतन करना, नया बना सकता है और उसको अपडेट कर सकता है, उसकी प्रमुख जिम्मेदारी यही है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा जनसांख्यिकी या बायोमेट्रिक विवरण को अपडेट अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आंसर है ECMP, ऑनलाइन इनरोलमेंट क्लाइंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म। ECMP का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन इनरोलमेंट क्लाइंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है, निम्नलिखित प्रमाण पत्र से कौन सा एक CELC ऑपरेटर प्राप्त किया होना चाहिए। CELC ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्राप्त किया होना चाहिए। CELC ऑपरेटर बनने के लिए CELC ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है। परिचयकर्ता एक रजिस्ट्रार से जुड़ा हो, परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, परिचयकर्ता 18 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए, परिचयकर्ता केवल पंजीयक के कार्य क्षेत्र में लोगों का परिचय कर सकते हैं। परिचयकर्ता केवल पंजीयक के कार्य क्षेत्र में लोगों का परिचय कर सकते हैं। इसमें सभी, इसका आंसर हो जाएगा सभी। 65 में है, सत्यापनकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि POA दस्तावेज में अंकित नाम POI दस्तावेज में अंकित नाम से मेल खाता है। बिल्कुल सच है।
इसमें दिया है कि POA और POI में दोनों नाम मेल खाता है, बिल्कुल सच है। 66 है, किसका नाम केयर ऑफ की जगह में दिया जाना चाहिए? तो केयर ऑफ में परिवार के मुखिया का नाम दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, बच्चों के नामांकन के समय निम्न में से क्या अनिवार्य है? माता पिता का आधार कार्ड अनिवार्य है। छोटे बच्चों का जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं 5 साल से कम उम्र के, तो उनके माता पिता का आधार कार्ड जरूरी होता है। 68 है, निम्न में से कौन सा परिचयकर्ता की तरफ से अस्वीकार कृत है? निम्न में से कौन सा परिचयकर्ता की तरफ से अस्वीकार कृत है? दिया है अपने माता पिता का प्रतिरोपण करने के लिए निवासी की मदद करना। क्वेश्चन नंबर 69 है, परिचयकर्ता को एक निवासी के नामांकन के समर्थन करने के लिए एक परिचयकर्ता को एक निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक्स उपलब्ध कराना होगा, बिल्कुल सच है। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है, नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन या जानकारी अपडेट करने के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं को नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर एक बार रिपीट करते हैं, नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन या जानकारी अपडेट करने के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं को नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा निवासी। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्राधिकरण उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग एक रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को CIDR में भेज सकता है। दिया है कि प्राधिकरण दिया है, प्राधिकरण उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग एक रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR में भेज सकता है, वो नामांकन एजेंसी कोड भेज सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न नियमों की अनुसूची 5 में उल्लेखित सेवा प्रदाताओं के लिए नामांकन एजेंसियां आचार संहिता का पालन करेंगे। इन नियमों की सूची 8 में उल्लेखित सेवा प्रदाताओं के लिए नामांकन एजेंसियां आचार संहिता का पालन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि पहचानकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं तो उसे आधार नामांकन सक्षम करने के लिए क्वेश्चन नंबर 73 दिया है, यदि पहचानकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं तो उसे आधार नामांकन सक्षम करने के लिए उद्देश्य से एक बार परिचयकर्ता होने के लिए करना होगा, लिखित सहमति देना होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर के क्रियान्वयन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा, बिल्कुल सच है। दिया है कि रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर के क्रियाशील निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा, बिल्कुल सच है, उत्तरदायी होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है,
दिया है कि रजिस्ट्रार CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्र जानकारी का उपयोग करेगा, बिल्कुल झूठ है। 76 में है रजिस्ट्रारों को एजेंसियों को सीधे तीसरे पक्ष को नामांकित करके उप अनुबंध नामांकन कार्यों की अनुमति है, बिल्कुल झूठ है। 77 है सेवा प्रदाताओं के हित की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा, जी निवासी सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है प्राधिकरण ... के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा, जी ओपन REE प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 79 है रजिस्ट्रार क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने की अनुमति दे सकते हैं तीसरे पक्ष के माध्यम से, बिल्कुल सच है। 79 क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं। रजिस्ट्रार क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने की अनुमति दे सकते हैं तीसरे पक्ष के माध्यम से। आंसर है सच। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड को उपलब्ध कराएगा जिसके प्रयोग से रजिस्ट्रार सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को लिए ऑन बोर्ड कर रहा है। इसका आंसर बाकी है दोस्तों, इसका आंसर हम कमेंट में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारणा का पालन नामांकन और अद्यतन डाटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए, बिल्कुल सच है। क्वेश्चन नंबर 82 प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे। प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे के माध्यम से देश भर के निवासियों के नामांकन अद्यतन के लिए और उन संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं जो अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन समान पाठ्यक्रम में निवासियों के साथ बातचीत करते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर MOU या तो फिर समझौता। MOU एक समझौता ही है। क्वेश्चन नंबर 83 है क्षेत्रीय स्तर निष्पादन निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा, वो रजिस्ट्रार इसके लिए उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगा, अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए ... पर जानकारी अपलोड करने के अलावा, तो CIDR पर जानकारी अपलोड करने के अलावा। क्वेश्चन नंबर 85 है प्राधिकरण एक प्रदान करेगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार CIDR के लिए एक पैनल में दाखिला एजेंसी पर बोर्ड कर सकते हैं। आंसर है नामांकन एजेंसी कोड। क्वेश्चन नंबर 86 है अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों को दिया है सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा नामांकन एजेंसी के अनुरूप सूचीबद्ध किया गया माना जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नामांकन एजेंसी।
अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया है प्राधिकरण एक प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसी को सूचीबद्ध करेगी। प्राधिकरण एक प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसी को सूचीबद्ध होगी। इसके लिए पैनल के लिए अनुरोध। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। प्राधिकरण एक प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसी को सूचीबद्ध होगी। तो आंसर है पैनल के लिए अनुरोध। क्वेश्चन नंबर 88 है आधार अधिनियम के तहत किए जा सकने वाले कार्यों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किसी भी सेवा या अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी भी क्रियान्वयन प्रक्रिया, मानक दिशा निर्देश, आदेश का उल्लंघन इस तरह की सेवा प्रदाता की गतिविधियों का डॉट हो सकता है। तत्काल निलंबन इसका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर अब हम 89 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया है प्राधिकरण में नामांकन गतिविधियों की निगरानी करेगा। तो प्राधिकरण के नामांकन गतिविधियों की निगरानी करेगा, रजिस्ट्रार निगरानी करेगा, एजेंसी ऑपरेटर को नामांकित करेगा, नामांकन के साथ जुड़े पर्यवेक्षक और अन्य कर्मचारी भी नामांकन गतिविधि पर निगरानी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय समय पर किसी भी कार्य के निर्वहन और अपडेट करने के लिए अन्य सेवा प्रदाताओं, इसका आंसर है अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए। दिया है 90 और क्वेश्चन रजिस्ट्रार प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए किसी भी रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डाटा की जांच के लिए कब्जे वाले परिसर उचित पहुंच की अनुमति देगा। आंसर है लेखा परीक्षा। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। रजिस्ट्रार प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए किसी भी रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा की जांच के लिए कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देगा। जी, लेखा परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 92 है पंजीयक अपनी वेबसाइटों पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उचित जानकारी प्रदर्शित करेंगे जिसमें उसके लिए उपलब्ध हस्तियों और सेवाओं के संपर्क का विवरण शामिल है। तो आंसर हो जाएगा निवासी। इनमें से कौन सा रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र संस्थाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन नंबर 93 रिपीट करते हैं। इनमें से कौन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र संस्थाएं हैं? तो इसके लिए है राज्य संघ, राज्य क्षेत्र, सरकारी केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के अधीन एजेंसियां हैं इसके अंतर्गत। फिर सेकेंड ऑप्शन है केंद्र या राज्य सरकारों की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। फिर आगे आंसर है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सहित विनियमित संस्थाएं हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट समाप्त हो गया। इसमें से 17 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। इसको बहुत अच्छे तरह से पढ़िए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस किसी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट में उस क्वेश्चन का ज़रूर जिक्र करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।